लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिसीजन बाउंड्री का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन की थी। एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि अब हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं थीटा नोट, थीटा वन, थीटा टू ओ एंड सोन, हमने इन थीटास की वैल्यूज इस तरीके से लर्न करनी है कि अगर आपके पास कुछ डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एक डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सके, इस तरह या इस तरह या इस तरह, जिसकी बेस पे डिसाइड किया जा सके कि उसके एक साइड पे एक क्लास है और दूसरी साइड पर दूसरी क्लास है। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकती है कि आपके पास ये डेटा है। अब आपके पास दो क्लासेस हैं, एक जो क्रॉसेस हैं और दूसरी जो स्ट्रेट लाइंस हैं, और आपसे कहा जाए कि डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करें जो कि इंडिकेट करे कि उसके एक साइड पे एक क्लास है और दूसरी साइड पे दूसरी क्लास है। तो अब यहाँ पे आप इस तरह डिसीजन बाउंड्री प्लॉट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर एक क्लास है और उसके दूसरे साइड पे दूसरी क्लास है। तो डिसीजन बाउंड्री का स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, वो सर्कल भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की शेप की हो सकती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब हमने डिसीजन करने, तो अब यहाँ पे देखिए चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। सो अब क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस फंक्शन है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर रहा है या सिग्माइड फंक्शन को यूज कर रहा है और वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है बिटवीन 0 and 1, तो अब आप चाहेंगे कि अगर उस फंक्शन को एक इनपुट पास की जाए x और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रही है तो आप आउटपुट कर दें क्लास 1, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0.5 आ रही है तो उसको आउटपुट कर दें क्लास 0। सो इन ऑर्डर टू गेट ओवर डिस्क्रीट 0 और 1 क्लासिफिकेशन, हम क्योंकि अभी जो सिग्माइड फंक्शन है वो 0 से 1 के दरमियान कॉन्टिन्यूस वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, और अब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है हमने 0.5 पे थ्रेशोल्डिंग कर दी, और अगर 0.5 से ग्रेटर देन आ रहा है तो क्लास 1 और एल्स क्लास 0। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने ऑब्जर्व करनी, the way our logistic function g behaves is that when its input is greater than or equal to 0, its output is greater than or equal to 0.5। क्या मतलब? मतलब ये है कि g की जो रेंज है वो है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी और दरमियान में 0। अगर आप जब उस फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आप देखिएगा एग्जैक्ट 0 पे आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 0.5 है। बल्कि नेक्स्ट कितने तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप दोबारा से रिकॉल करें, एक्स एक्सिस पे आपके पास z है, सो ये 0 है और ये 1 है, और y एक्सिस पे आपके पास g ऑफ z है, सिग्माइड ऑफ z। और आपको जो z की रेंज है वो है -इंफिनिटी इस साइड पे, ये 0 आ रहा है, और +इंफिनिटी। तो यहाँ पे अगर z की वैल्यू 0 है तो इट मींस सिग्माइड ऑफ z आपको क्या रिटर्न कर रहा है 0.5, और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है लाइक 0.1 0.2, तो इट मींस कि आंसर आपको 0.5 से ग्रेटर मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है। सिमिलरली अगर आपके पास वैल्यूज तो नेगेटिव में आ रही है -0.01, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.5 से लेस मिलेगा। अब दोबारा जरा पढ़िए, the way our logistic function g behaves is that when its input is greater than or equal to 0, तो इसकी अगर इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देन आप उसकी बेस पे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इट मींस z की वैल्यू, तो g ऑफ z की वैल्यू मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगी, और आप इसके अगेंस्ट क्लास 1 का डिसीजन ले सकते हैं।
So if our input to G theta transpose, that means that H theta of transpose, तो ये G of x greater than 0 कब होगा? जब थीटा ट्रांसपोज x मींस ये पॉसिबल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। सो इन स्टेटमेंट से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसे हमने पहले डिस्कस किया, थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्लास 1, अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्लास 0। क्यों? क्योंकि जब आप इवेंचुअली इसको सिग्मॉइड में पास करेंगे तो आपको 0.5 या उससे वैल्यू ग्रेटर मिल रही होगी और आपका जो फाइनल डिसीजन है उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा और आप उसकी बेस पे फिर डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो द डिसीजन बाउंड्री इज अ लाइन that separates the area where y is equal to 0 and where y is equal to 1. It is created by our hypothesis function. जो भी हमने hypothesis function डिफाइन किया होगा उसके लिहाज से वो और डिसीजन बाउंड्री बिल्ड कर लेगा। अभी आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास ना कुछ ट्रेनिंग डेटा था, उस ट्रेनिंग डेटा को यूज और उस ट्रेनिंग डेटा के जो फीचर्स थे वो थे x1 और x2, दो फीचर्स थे और आपने इसकी बेस पे जो मॉडल बिल्ड किया वो था थीटा नोट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। सो आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा में दो इनपुट फीचर्स थे x1 x2 और आपने जो अपना मॉडल डिफाइन किया वो ये है। आपने यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन थीटा नोट थीटा 1 और थीटा 1 की वैल्यूज को लर्न कर लिया। वो कैसे कर लिया वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताता हूँ। फिलहाल अभी अज्यूम कीजिए कि आपने उनको लर्न कर लिया तो क्या होगा? आपने उस डेटा से जब लर्न किया तो आपको पता चल गया कि अच्छा थीटा नोट की वैल्यू 0 थी, थीटा 1 की वैल्यू -1 आ रही है और थीटा 2 की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। अब जब आपके पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं उस डेटा से लर्न करके, तो ये अब इंडिकेट कर रहा है, जरा देखिएगा, आपने स्ट्रेट वे इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया और इस वाली इक्वेशन में ये थीटा नोट प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 x2, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ गया प्लस -1 x आ गया प्लस यहाँ पे 0 आ गया। अब क्योंकि ये जो है थीटा ट्रांसपोज x, हमने क्या भी डिस्कस किया था कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आंसर 1 आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पास करेंगे सिग्मॉइड में तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5 से ग्रेटर, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये 1 कह रहे हैं। सो हमने यहाँ पे किया इफ y इज इक्वल टू 1, इफ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको हमने सिंप्लीफाई किया 5 इफ -x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, -x1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये प्लस यहाँ पे हो रहा था उस साइड पे लेके माइनस ले लिया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और अब आपके पास x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये वो डिसीजन बाउंड्री होगी, ये वो डिसीजन बाउंड्री होगी अगर आपके पास x1 है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि उसके एक साइड पे x1 की वैल्यू 5 एक क्लास है और दूसरी साइड पे दूसरी क्लास है। सो इन दिस केस our decision boundary is a straight line, vertical line placed on the graph where x is equal to 5. X is equal to 5. Or everything on the left of the decision boundary. Everything on the left of the decision boundary. ये क्लास 1 को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जब हम सिग्माइड में पास करेंगे तो उसके लिहाज से आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रहा होगा और एवरीथिंग टू द राइट डोनेट्स y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम चीजें लर्न कर रहे होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी हमने ये थीटा नोट थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज लर्न की डेटा से, इस ट्रेनिंग डेटा से। वो कैसे लर्न की?
आने वाले लेक्चर्स में मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन फिलहाल ये देखिए जब आपने इसको लर्न कर लिया देन आप किस तरह किसी भी इनपुट की बेस पे फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आई है 1 1, तो आप बताइए इसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी। आप स्ट्रेट अवे पुट करेंगे इसमें, आप देखेंगे 5 प्लस -1 और आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप उसको कह देंगे अच्छा क्लास 1। अगर आपके पास होता है 8 और 2, इसको जब आप पुट करते हैं तो आपके पास 5 -8 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपके पास आया था -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, इट मींस इसके अगेंस्ट आपके पास आउटपुट 0 आती है। सो इस तरीके से ये आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें भी ये लिखा हुआ है, द इनपुट टू द सिग्मॉइड फंक्शन जी ऑफ जी वो थीटा ट्रांसपोज एक्स भी हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि सर्कल के केस में जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो सर्कल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जो भी फंक्शन पास करें उस लिहाज से वो लर्निंग परफॉर्म कर लेगी। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।